तो हम लोग पिछले लेक्चर में P2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग 15 डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल तैयार किए थे। उसमें हम आपको दिए थे कि आप घर से बना के लाइएगा, तो आप उसको लेकर मैच करा लीजिए और देख लीजिए कि आपकी कहाँ गलत है कहाँ सही है। ठीक है, आप इसका आप मैच करा लीजिएगा और मैच कराने के बाद देख लीजिएगा कि कहाँ गलत है और कहाँ आपका सही है। ठीक है, चलिए अब आगे हम डालते हैं। लिखिए स्टेप ऑफ असाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म सिंबल। स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म सिंबल कौन कौन सा स्टेप होता है? पहला स्टेप लिखिए, राइट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ ms and ml for given configuration of valence shell electron। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखिए, सेलेक्ट द मैक्सिमम ms वैल्यू एंड maximum ml value associated with it in the present case if ms is equal to 1 and ml is equal to 1, then L is equal to 1, स्टेट विल बी P। क्या होता है? L is equal to 1 होने पर स्टेट क्या होगा? इसका स्टेट विल बी P एंड S is equal to 1 मल्टीप्लिसिटी is equal to 3। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? L इक्वल टू 1 है तो P और मल्टीप्लिसिटी 3 है तो 3। तो कर सकते हैं कौन से स्टेट है? P एनर्जी स्टेट है और मल्टीप्लिसिटी क्या है? 3 है, तो मतलब हो गया ट्रिपलेट। तो इसे कह सकते हम लोग ट्रिपलेट P, ट्रिपलेट विथ स्टेट। ठीक है, तो नीचे लिखिए, नाउ इफ L इक्वल टू 1 तो क्या होगा इसका मैक्सिमम एनर्जी स्टेट? एनर्जी स्टेट क्या होता है? L इक्वल टू 1 प्लस 1 0 माइनस 1। L इक्वल टू 1 एनर्जी स्टेट इक्वल टू 1 प्लस 1 0 माइनस 1। एंड इफ S इक्वल टू 1 then may be value is plus 1 0 minus 1, so it will give total 9 combination of m and l 9 combination of ml and ms value। तो क्या होगा? ml is equal to plus 1 तो ms is equal to क्या आएगा? प्लस 1 0 माइनस 1। इसके लिए अगर ms इक्वल टू 0 तो ms इक्वल टू कितना? प्लस 1 0 माइनस 1, और ये माइनस 1 तो कितना होगा? प्लस 1 0 माइनस 1। तो टोटल इक्वल टू कितनी वैल्यू मिला? 9 वैल्यू मिलता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिखिए, फ्रॉम द मेजरिंग ms एंड ml वैल्यू we pick out the next maximum ms and ml value। it is ms equal to 0 and ml equal to 2। किसके लिए है ये? ml equal to 2 d के लिए। ml equal to 2 since it must be d state तो ms इक्वल टू l इक्वल टू क्या है? 2, तो मतलब होगा कौन सा स्टेट? d स्टेट। और ms इक्वल टू 0 तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा? मल्टीप्लिसिटी 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी कि 1, तो यानी कि इसका स्टेट क्या होगा? D1।
मतलब कि डी या सिंगलेट डी, सिंगलेट डी स्टेट। तो लिखिए, या इसको आप ऐसे ही बना लीजिए। अगर आप पीछे के लेक्चर छोड़ दिए होंगे तो आप पीछे के लेक्चर पहले देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा ये वीडियो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आप पीछे के लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट चीज होगा। आज के लेक्चर में भी हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर के साथ साथ डी स्क्वायर की कंसेप्ट को कवर करेंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोग कृपया करके पीछे के लेक्चर देख लेंगे, उसके बाद आगे के लेक्चर देखना शुरू करेंगे। हो गया यहां तक? तो ये 3 रूल होता है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर L इजिकल टू, अगर L इजिकल टू 2 है तो क्या होगा, वह ml होगा। तो ml का हमारे पास जो मिला वैल्यू, तो यहां से ml की वैल्यू क्या आएगा, +2 +1 0 -1 -2, क्योंकि m की वैल्यू क्या करता है, L से लेकर क्या करता है, प्लस से माइनस तक जाता है। और अगर ms की वैल्यू हमारे पास अगर 0 हो तो हर स्टेट में क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि अगर ml इजिकल टू +2 तो ms इजिकल टू कितना, 0। उसी तरह से +1 0 0 0 -1 0 और -2 0। तो ये हर कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ms की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर 0 स्टेट होता है तो ऐसी स्थिति में हर वैल्यू क्या होगा, इसका 0 के बराबर होता है। तो इस तरह से ये हम लोग 3 रूल पढ़ते हैं, और 3 रूल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बात होता है। जहां पर s की वैल्यू 0 आ जाएगा, उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, 1 आएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर इसे रिप्रेजेंट करना होगा तो s कितना, 1। 0 के लिए अगर मान लीजिए कि हमारे पास m इक्वल टू 0 है, तो उसके लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे, s, और चूंकि सारे की मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1, तो इसका मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से आपको जो भी डाटा दिया गया रहे, आप आसानी से सबका कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहां पर 1 है तो 1 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, p लिखते हैं, और मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, 1। यहाँ पे 0 के लिख दिए, ये माइनस के लिए भी p लिखते हैं, और ये कितना, 1, और 2 के लिए लिखते हैं क्या, d, इसके लिए भी 1। तो इस तरह से आप सारे डाटा, ध्यान दें, सबसे बड़ी चीज है, आप माइनस वैल्यू से कंफ्यूज मत होइएगा। माइनस वैल्यू हमारे पास वो मोड वैल्यू बताएगा, तो 1 हो या -1 हो, हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, p को रिप्रेजेंट करेगा। ट्रू हो या -2 हो, हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, d को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या ऑर्बिटल मिले, 3 ऑर्बिटल मिल गए, p3 p1 और s1 p1 और d1। ठीक है, तो नीचे लिखिए, फर्स्ट we can say that all the 50 electrons, all the 50 electronic arrangement can be represented by 3 state। 3 state कौन कौन स्टेट मिला, S1 3p and D1। ठीक है, तो ये हो गया आपका p2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको नहीं समझ में आए, कोई भी टॉपिक आपको दिक्कत हो, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम आपको फिर से एक पार्टिकुलर छोटा वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा उस टॉपिक के नीचे, मतलब आप उसमें नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो हम आपको दोबारा उस टॉपिक पर छोटा सा वीडियो बनाकर 10 मिनट 15 मिनट का हम आपको अपलोड कर देंगे, ताकि आपको समझने में सहूलियत होगी। अब आइए, अगर कोई पीछे की वीडियो छोड़ दिया होगा, तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि जो अभी बताने जा रहे हैं उसमें आपको कवर हो जाए। फिर डालिए, डेरिवेशन ऑफ टर्म सिंबल फॉर D2 कॉन्फ़िगरेशन, लिखिए, फॉर डी इलेक्ट्रॉन द सब्सिडरी क्वांटम नंबर Lh2 for 2 electron having L1 is equal to 2 and L2 is equal to 2।
then resultant orbital angular momentum कितना आएगा? L इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है आपको याद है? L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 माइनस 2, सॉरी 1, L1 प्लस L2 माइनस 2, ये डॉट डॉट जाता है कहां से? L1 माइनस L2 तक। ठीक है, अगर आप वैल्यू रखना शुरू करोगे तो 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 माइनस 1, 2 प्लस 2 माइनस 2, 2 प्लस 2 माइनस 3, और आगे लास्ट में क्या होगा? 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4। ठीक, आप निकालोगे तो कितना आएगा? 4, 3, 2, 1, 0। ठीक, अगर आप एनर्जी स्टेट लिखोगे तो एनर्जी स्टेट क्या होगा? इधर से लिखोगे एस, पी, डी, एफ और जी। याद रखना डी ऑर्बिटल जो होता है वो 5 एनर्जी स्प्लिट को बनाता है। ठीक है, एस, पी, डी, एफ और जी। इसको हम लोग यूज करेंगे आगे जब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे वहां पे। ठीक, अब जो 5 मिल गया हमको यहां से, तो लिख सकते हैं कि हमारे पास जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा नीचे लिख देना कि दीज एल रिप्रेजेंट द एस, पी, डी एंड एफ गेट्स कॉरेस्पॉन्डिंग L is equal to 0, 1, 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इसके बाद वैल्यू ऑफ S कैन बी ऑब्टेन्ड एज, कैसे इसका S की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? जब आपको S की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो S इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/2 प्लस 1/2, फॉर्मूला पता है ना? S इक्वल टू S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 माइनस 1, तो 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1, कितना आएगा? 1 और 0। ठीक है, तो आपको ही पता है कि ऐसे कंडीशन में हमेशा जब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो जनरली क्या होता है, वह दो ही वैल्यू मिलता है। यहां से क्या होगा? 1 और 0। पिछले भी बताए थे कि S की दो ही मैक्सिमम वैल्यू होती है, या तो 1 होगी या तो 0 होगी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास अगर S क्या करते हैं, मल्टीप्लिसिटी निकालें, मल्टीप्लिसिटी क्या होगा? अगर S इक्वल टू 1 है तो 2S प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 तो आ गया 3, और दूसरा क्या आएगा? मल्टीप्लिसिटी आएगा S इक्वल टू 0 पर 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो मतलब हमारे पास जो मल्टीप्लिसिटी मिलेगा वह क्या मिलेगा? एक 3 मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, तो जब आप 3 और 1 यानी ट्रिपलेट और सिंगलेट है, आप उसे उठाकर क्या करिए? यहां पर रखिए। ठीक है, और उसके बाद उसके मल्टीप्लिसिटी का आधार पर जब उसको आप अरेंज करेंगे तो क्या होगा? हमें आप इसको उठाकर क्या करिए, जैसे हमने सिखाया था ना कि एक बार 3 और एक बार 1, मतलब सबको एक एक बार इसको अरेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? यहां पर G3, F3, D3, P3, S3, फिर उसके बाद G1, F1, D1, P1 और S1। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? L2S प्लस 1, तो आप यहां S की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे तो सबके लिए रखेंगे, और फिर 0, 3 सॉरी S इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 3, तो 3 तो सबके लिए, और एक बार 0 रखेंगे तो आएगा 1, तो क्या रखेंगे? 3 सबके लिए, तो यहां वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करो, तो ये है आपका D2 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो एक काम करते, लिखना शुरू करते, लिखिए तो। However, the arrangement can be represented by only 5 state, S1, P3, D1, F3 and G1. This can be similar to P2 electron
हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए पॉइंट नंबर 1, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम एस इजकल टू 1 1 then if L is equal to 3 L is equal to 3 तो क्या होगा, S इज इक्वल टू 1 है, एम एस इज इक्वल टू 1 है, तो मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3, और L इज इक्वल टू अगर 3 है, मान लिया मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 3 आता है, ठीक, तो क्या करेंगे आप, जब मैक्सिमम वैल्यू आपका 3 होगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जो 3 होता है, 3 जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, S इज इक्वल टू 0 पर 1, मतलब कि अगर L इजकल टू 1 है, L इजकल टू 0 है तो S, 1 है तो P, 2 है तो D और 3 है तो F, ठीक है। तो अगर L इजकल टू 3 है तो कितना, अगर इसका हम लोग ML निकालेंगे तो कितना आएगा, +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3। तो आपको याद होगा पिछले क्लास में बताया, अभी पीछे भी तुरंत ही P2 में बताए थे कि MS इजकल टू +1 हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, +1 0 और -1, तो +1 0 और -1, +1 0 और -1, +1 0 -1, +1 0 -1, +1 0 -1, +1 0 -1 और +1 0, तो सो इस तरह से काम चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही कंसेप्ट हमारे पास होगा कि अगर मान लीजिए कि एम एस इजकल टू क्या हो, अभी अभी इसके बाद हमने कहा था कि अगर सपोज करिए कि एम एस इजकल टू क्या हो, 0 हो, तो उसकी सारी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो वहां से अगर मान लीजिए कि एम एल इजकल टू +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 हो, तो एम एस की वैल्यू क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0 और 0, हर कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि ms की वैल्यू हमारे पास 0 है तो सारी वैल्यू क्या होगी 0, अगर ms की वैल्यू 1 होगा तो उसकी 3 वैल्यू मिलेगी, +1 -1 0 +1 -1 0, ठीक है। ये 3 चीजें हम P2 इलेक्ट्रॉन में सिखा दी, इसलिए यहां पर हम ज्यादा डिटेल नहीं किया, आप पीछे की चीजें देखेंगे आपको तुरंत यहां पर समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से जब आप इसको इलेक्ट्रॉन को सजाना शुरू करेंगे, ठीक है, तो सजाने के दौरान आप विशेष बात पर ध्यान रखेंगे कि इसकी जब भी हमारे पास स्टेट रिप्रेजेंट करना होगा, तो ऐसे कंडीशन में जब आप स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप एक नीचे लिख लीजिए कि फॉर ml वैल्यू ऑफ 2 मैक्सिमम ms इजकल टू 0, देन ml इजकल टू 2 रिप्रेजेंट d और स्टेट, जाहिर बात है l इजकल टू रिप्रेजेंट करता है d स्टेट एंड ms इजकल टू 0, तो देन क्या होगा, s इजकल टू 0 है और l इजकल टू 2 है, तो l इजकल टू 2 के लिए d और ms इजकल टू 0 के लिए स्पेसिफिसिटी कितना आएगा 1, देन वी रिप्रेजेंटेड बाय 1d। ये समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं, l इजकल टू 2 है तो हो गया d और स्पेसिफिसिटी कितना है 0, फॉर्मूला उठाकर रखो 2s + 0 पे 0 रखोगे तो कितना आएगा 1, तो रिप्रेजेंटेड बाय 1d। इस तरह से आप किसी भी ऑर्बिटल को आसानी से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप d2 इलेक्ट्रॉन को भरने की कोशिश करेंगे तो टोटल 45 ऑर्बिटल बनता है, इसको जब आप भरोगे तो कुल मिलाकर 45 ऑर्बिटल बनकर तैयार होगा, ठीक है। और वो ऑर्बिटल आप घर पे बैठकर, हम आपको 2-4 ऑर्बिटल बना देंगे और आप बैठ के क्या करना, घर पे बैठकर उसे ट्राई करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर एक ऑर्बिटल दे दें, यहां पर आप दे दीजिए, मान लीजिए कि आपके पास मिल जाए सीरियल नंबर, ठीक है, यहां मिल जाए m और m की वैल्यू क्या, +2 +1 0 -1 -2, 5 ऑर्बिटल, ठीक है। यहां मिल जाए ms, कैपिटल ms यानी समेशन ऑफ s, ml मतलब समेशन ऑफ l, ठीक है, समेशन ऑफ l या समेशन ऑफ ml बोलो, इसे कहो समेशन ऑफ ms, ये कैपिटल है ये स्मॉल है,
और यहां पर है टर्म सिंबल सिस्टम। ठीक है, आप इसको रिप्रेजेंट करना। हम आपको 4-5 ऑर्बिटल आपको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, बाकी आप अपने घर पे करिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर पे हमारे पास ऑर्बिटल है 5 ऑर्बिटल, तो अगर सपोज करिए कि जो ऑर्बिटल है वो यहां पर एक ऊपर और एक नीचे है, तो हमने कहा था कि पहला जो है वो +2 के लिए है। तो बताओ एस्पिन कितना होगा? ऊपर है तो एस्पिन कितना 1/2 और नीचे है तो एस्पिन -1/2। तो दोनों को जोड़ोगे, समेशन है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो ये हो गया 0। ठीक है, अब चूंकि पहला ऑर्बिटल होता है +2 +1 0 -1 -2, तो पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो समेशन ऑफ ml कितना होगा? 2 + 2 = क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए +2 तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना 4, तो ये कितना आ गया 4। अब बताओ 4 के लिए क्या होता है? L की वैल्यू 4 हो, L = 0 तो S, L = 1 तो P, L = 3 तो D, L = 4 तो F। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहां पे आप वैल्यू निकालेंगे, सॉरी कुछ गलत हो रहा है। L = 2 3 और 4, तो S P D F और एक क्या हो गया G। तो यहां पे कितना आ गया? अब S = 0, तो मल्टीप्लिसिटी निकालो, तो 2s + 1 2 × 0 + 1 तो कितना आ गया 1। अब यहां पे टर्म सिंबल निकालो, तो क्या आया है 4 = पर G और मल्टीप्लिसिटी कितना 1। ठीक है, तो ये आ गया 1G। इस तरह से आप क्या करेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपका दूसरा हम दे दें, यह हमारे पास 5 ऑर्बिटल है, मान लीजिए कि हम आपको दे यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बताओ ms कितना आएगा? ये प्लस में 1/2 और ऊपर दोनों है, तो प्लस में 1/2 तो कितना आ गया 1, तो ms कितना आ गया 1। उसके बाद यहां +2 है +1 है, तो ये 2 और 1 कितना हो गया 3। समझ में आया? 2 और 1 3। 3 किसके लिए होता है? F के लिए होता है, तो F। और यहां पर 1 होगा तो 2 × 1 + 1 यानी कितना आएगा 3, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा F3। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप यहां पर तीसरा इलेक्ट्रॉन आपको दे दें 5 इलेक्ट्रॉन, मान लो कि हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अब बताओ S की वैल्यू +1/2 -1/2 हो गया 0। ठीक, अब इसके बाद ये +2 है +1 है 0 -1 -2 है, तो टोटल कितना आ गया? ये आ गया 3। अब ये जो 0 और 3, 0 रखोगे तो 1, 3 रखोगे तो F, तो ये कितना हो गया F1। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सारे ऑर्बिटल को आप धीरे धीरे रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे। ठीक है, उसी तरह से आप अगर मान लीजिए चौथे ऑर्बिटल में हम ले लें, कितना होगा? अगर चौथा ऑर्बिटल हमारे पास अगर मिल जाए, हाँ, तो चौथा ऑर्बिटल अगर हमारे पास सपोज करिए कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन दिया हो दो एक, अब इसको यहां पलट दो, तो फिर अब कितना आएगा? अभी भी S की वैल्यू 0, और जब S की वैल्यू 0 होगा तो L की वैल्यू क्या? अभी भी 3 होगा, ये भी कितना आएगा F1। तो इसको क्या करते हैं कि इन दोनों को चूंकि सिमिलर वैल्यू होता है, तो ये भी जो होता है आगे चलकर G1 और P3 के बराबर होता है। या आप नॉर्मली ये वैल्यू लिखते हैं, पर ये G1 और P3 के बराबर होता है इसकी वैल्यू, इसके लिए हम G1 और P3 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसमें से पांचवा वैल्यू अगर आप निकालोगे, तो पांचवा मान लो कि हमारे पास जो वैल्यू है दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो बताओ S = -1/2 और -1/2 कितना हो गया -1, तो ये हो गया -1। और चूंकि +2 और +1 है तो कितना आ गया 3, तो यहां कितना हो जाएगा? F की वैल्यू 3 है, तो ये F1 रखेंगे तो कितना? ध्यान रखिए यहां जो 1 रखते हैं या भैया इसको माइनस मत रखना। ठीक है, आप ये नहीं कि यहां पे 2s + 1 में तो यहां 2 × -1 + 1 = 0, बिल्कुल नहीं। ये जो भी वैल्यू लिखेंगे वो मैड वैल्यू यहां रखेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 3, तो ये हो गया F3। ये यहां माइनस है तो इसका मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लिसिटी में माइनस रख दें, आप जब भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा उसकी प्लस वैल्यू रखेंगे। ठीक है,
अगर मान लीजिए कि हम आपको एक और जगह हमारे पास ऑर्बिटल में हम आपको छठा ऑर्बिटल बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करिए, मान लीजिए कि आपको यहां पर ऑर्बिटल है, तो आप जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कितना है, +2 +1 0 -1 -2, तो ये प्लस में तो s इक्वल टू कितना +1/2 +1/2, तो कितना हो जाएगा 1, और यहां पे +2 है और यहां पे 0 है, तो कितना आ गया 2, और जब 2 होगा तो रिप्रेजेंट किसको करेंगे, 2 इक्वल टू रिप्रेजेंट करेंगे d को, ठीक है। और एस्पेसिटी कितना आ गया 1 है, तो हो गया आपका 3। तो इस तरह से आप सारे ऑर्बिटल को, इसके कुल मिलाकर 45 ऑर्बिटल बनेंगे। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन को जब भी शो करना, जैसे पी में सिखाए थे ना, किसी की स्पिन एक दूसरे के सिमिलर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप 45 ऑर्बिटल बना लेना, और 45 ऑर्बिटल बनाकर आप अपने प्रैक्टिस करना। ध्यान रखना, एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं ये सब चीजें, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है, कि आप कैसे ऑर्बिटल आपको बनाना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप घर पे बैठकर जरूर बना लेंगे, ठीक है। और जब बन जाएगा तो आप उसका फोटो खींचकर चाहे तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसको देख लेंगे, अगर वेरीफाई कर लेंगे, अगर दिक्कत होगा तो उसमें हम आपको करेक्शन करके उसमें सेट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां तक तो हम लोग सीख लिए 45 इलेक्ट्रॉन को भरने का मतलब D2 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक। अब चलिए, तो यहां तक हमारे आपके बीच में मिल गया, तो कुल मिला जुलाकर जो भी स्टेप हमारे पास मिलेगा, तो टोटल स्टेप की संख्या हमारे पास 45 हो गए, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लोग सीख लिए कि जितने भी रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉन होंगे वो 5 ऑर्बिटल था, S1 P3 D1 F3 और G1। तो नीचे लिख लीजिए, आप नीचे लिख भी लीजिए कि thus all the above value of ml all the above value of ml ms and ml and ms for D2 electron may be represented by S1 लिखवा चुके हैं, P3 D1 F3 एंड G1 स्टेट। तो D के 5 और P के कितने थे, P के कितने टोटल मिला के मिले थे हम लोग को, जो P के अलग अलग वैल्यू थे, तो P का और D का आप याद रखेंगे हमेशा, उसमें जो थे नॉर्मली 3 वैल्यू इंपॉर्टेंट ज्यादा थे, यहाँ पर 5 वैल्यू, क्योंकि D जो होता है 3 डिजनरेटिव ऑर्बिटल में टूटता है, और P जो होता है 5 डिजनरेटिव ऑर्बिटल में टूटता है, ठीक है। चलिए, तो अब यहां तक हम लोग कंसेप्ट को कवर कर लिए। अब हमारे पास अगला कंसेप्ट क्या आता है कि जो एक छोटा सा कंसेप्ट और सीख लीजिए, हेडिंग डालिए, डेरिवेशन ऑफ टर्म सिंबल फॉर क्लोज सेल कॉन्फ़िगरेशन, फॉर क्लोज सेल कॉन्फ़िगरेशन, क्लोज सेल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्लोज सेल कॉन्फ़िगरेशन मतलब मान लीजिए कि हमारे पास P6 हो, तो यहां पर क्या होगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे, तो P6 होगा तो ये होगा +1, ये 0 -1, तो बढ़ता हो तो S इक्वल टू कितना होगा, MS इक्वल टू कितना होगा, ये 0 ये 0 ये 0, क्यों, क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो MS इक्वल टू 0, और तब ML इक्वल टू कितना आएगा, जो कि +1 0 -1 सम करेंगे तो 0 के बराबर। तो जब 0 MS और L भी 0, जब S इक्वल टू 0, तो मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा, 2 × 0 + 1 = 1, और L इक्वल टू 0 है, तो L इक्वल टू 0 के लिए S, तो टर्म सिंबल क्या आएगा, S इक्वल टू 0 तो S, L इक्वल टू 0 तो S, और मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 0 तो 1, तो किसका रिप्रेजेंट करेंगे, S1 को, ठीक है। और अगर D10 हो तो 1 2 3 4, यानी कि यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन होगा, आइए +2 +1 0 +(-1) -2, जब आप इसको निकालोगे तो S की वैल्यू कितना 0, और L की वैल्यू भी कितना 0, निकाल लेना, +2 +1 +3, और -1 -2 -3 +0 हो गया, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो आप याद रखेंगे, फुल जहां पर भरा हुआ होता है, जब क्लोज सेल कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ऐसी स्थिति में जो टर्म सिंबल होता है वो हमेशा क्या होता है, S1 होता है,
ठीक है, जिससे पढ़ लेना, थोड़ा सा मान ले कहीं पूछ दिया तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप बना लो और बनाने के बाद नीचे लिख लो कि ml इजकल टू 0, सो L इजकल टू 0, इट कॉरेस्पॉन्ड टू S स्टेट and ms इजकल टू 0, so S इजकल टू 0, so their multiplicity will be 1. Thus the closed cell electron always produce a singlet state S1। अगर आपको L प्लस S की वैल्यू निकालना हो, J निकालना हो, तो क्या लिखोगे? 0 प्लस 0 यानी कि 0, तो आप लिख सकते हैं S1 0। हो गया? चलिए, यहां तक तो हमने टॉपिक को कवर कर लिए। अब हेडिंग डालिए स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट। स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट, इसमें केवल थ्योरी है, बहुत कुछ नहीं है, खाली लिखना है। लिखिए, द डिफरेंट टर्म इन एन एटम आर एज ऑर्बिटल above can be arranged in the order of energy, and the ground state term is identified on the basis of Hund's rule. So we can define following terms. Point wise point करके लिखिए। पहला, the term are arranged depending upon their multiplicity, that is their S value. The most stable state has highest S value and stability decrease as the value of S decreases. In other words, the most stable state, bracket में लिखना ground state, has maximum unpaired electron. This gives the maximum electronic repulsion and hence the lowest energy. तो क्या कहा कि जो S इक्वल टू 1 होगा, तो 1 होगा, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास S इक्वल टू 1 की वैल्यू कब होगा? S इक्वल टू 1 कब होगा? कि जब यहां पर इस कंडीशन में हो या इस कंडीशन में हो, -1 होगा। तो कहा कि जहां पर मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो पेयरिंग एनर्जी होगा, तो उसको काफी ज्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। पेयर होगा तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, क्योंकि यहां पर अगर मान लीजिए कि अगर पेयर्ड रहेगा तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो कहा कि जब S की मैक्सिमम वैल्यू होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? कि इसके पास अधिक मात्रा में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कोशिश करता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो सेम पैरेलल में हो, या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव। ठीक है, तो पहली कंसेप्ट हुआ कि S की वैल्यू मैक्सिमम। दूसरे में भी वही होता है कि L की वैल्यू जब मैक्सिमम होता है तो भी क्या होती है? हायर एनर्जी स्टेट में रहता है। तो दूसरे पॉइंट में लिखिए, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ S, the state is the highest value of L is most stable state. The state with highest value of L is the most stable state. This means if two or more terms have same value of S, the state with highest value of L will have lowest energy. The state with highest value of
L will have lowest एनर्जी। ठीक है, तो ये आप दो टर्म को हमेशा याद रखिएगा कि L वैल्यू जब मैक्सिमम होगा तो भी ज्यादा स्टेबल होगा, और S वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो भी स्टेबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास समान अगर वैल्यू S का दे दिया जाए, तब ऐसे स्थिति में हमारे पास L की वैल्यू जो होगा वो डिफाइन करेगा कि S का इस हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, इसी को हम आगे समझेंगे कैसे। अब हम डालिए P2 कॉन्फ़िगरेशन, उसमें हम आपको कुछ स्प्लिटिंग के बारे में बता देते हैं। P2 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब बताइए, अभी हमने कहा कि जो भी हमारे पास वैल्यू आपको मिलेंगे, मान लीजिए कि L की वैल्यू हमारे पास सेम है, अब वहां पे जब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो P2 में लिखिए द टर्म फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ पी स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन आर क्या था, P3 D1 and S1 the most stable state out of 3 is, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, P3, क्योंकि यहां पर S की वैल्यू कितना है, 1 है। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पर S की वैल्यू कितना है, 1 है। यहां पर S की वैल्यू कितना है, 1 है, तभी तो यहां पर मल्टीप्लिसिटी 3 आया है। और यहां पर S की वैल्यू कितना है, 0 है, तो यहां पर मल्टीप्लिसिटी कितना आया, 1 आया है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, P3, उसके बाद D, उसके बाद S। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा हमारे पास स्टेबल मिल गया, वो हो गया D3, P3। अब P3 जो होता है आगे चलकर 3 ऑर्बिटल में टूटता है, आपको याद होगा ये P3 जो है वो आगे चलकर 3 भाग में टूटेगा। कौन कौन से पार्ट था, एक था P3 0, P3 1 और P3 2। ठीक है, तो यहां पे जब स्टेबिलिटी हमारे पास डिसाइड करेंगे, जब एनर्जी हमारे पास होगा, चूंकि हाफ फील्ड का कंसेप्ट होगा, तो ज्यादा स्टेबल P2, उसके बाद P1, उसके बाद P0। तो ये P टूटा पहले 2 भागों में। ठीक, तो जैसे P टूटा ये 3 भागों में, तो यहां पर एनर्जी के आधार पर हम क्या किए, इसको बांट दिए। आप समझो, अब बात आ गया D और S में, इसमें कौन सा बड़ा होगा। तो हमने कहा कि जब MS की वैल्यू सेम हो, MS की वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो ऐसे कंडीशन में कहा कि अगर MS की वैल्यू सेम हो और L जो हो डिफर हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो L की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू, एनर्जी वैल्यू क्या करती जाएगी, घटती जाएगी। फिर समझो, अगर MS की वैल्यू सेम हो और L की वैल्यू डिफर हो, तो वहां डिसाइडिंग फैक्टर MS के रूप में काम करेगा, और L की वैल्यू जैसे जैसे घटता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी उसकी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये S किसके लिए है, L इक्वल टू 0 के लिए, और D किसके लिए है, L इक्वल टू किसके लिए, 2 के लिए। तो यहां से जब हमारे पास मिलेगा तो ये वैल्यू जो है छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है, मतलब कि इन दोनों में अगर वैल्यू की बात की जाए तो S बड़ा होगा और D छोटा होगा। ठीक है, तो ये 5 ऑर्बिटल हम लोग को मिल गए। मतलब जब इसको आप जब सजाना कोशिश करोगे, अगर एनर्जी लेवल पर लेकर आओगे, मान लो कि हमारे पास ये हमारे एनर्जी लेवल है, एनर्जी बढ़ रहा है, ये ऑर्बिटल है, मान लो कि ये कार्बन, क्योंकि हम लोग जब भी पढ़ते हैं P2 के लिए बारे में पढ़ते हैं, तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अब ये आगे चलकर जो है वह 3 भागों में टूटेगा, 3 भाग में टूटा। ठीक है, एक भाग जो था वह सबसे बड़ा S1, दूसरा भाग D1 और तीसरा भाग कितना, P3। अब समझो, जो हमारे पास ये टूटा P3 में, अब ये P3 जो है आगे चलकर 3 भागों में टूटा। कौन कौन से,
ये 3 भागों में टूटा। सबसे ज्यादा किसका? P23, P13 और P03। आई बात समझ में? तो इसको हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग टर्म इन ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन, या इसको कहते हैं स्प्लिटिंग डायग्राम ऑफ P2 इलेक्ट्रॉन। जो कि एक कार्बन की बात हो रही है, इसको बोल सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ टर्म इन ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं हम लोग स्प्लिटिंग डायग्राम ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। इसकी जो वैल्यू होती है करीब करीब इसका 259.0 किलो जूल पर मोल। इसका करीब करीब D2 का वैल्यू होता है 122 किलो जूल पर मोल, और P2 की इसकी वैल्यू होती है करीब 0.52 किलो जूल पर मोल, और इसकी वैल्यू आती है 0.20 किलो जूल पर मोल, और इसका आता है 0 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आप P2 की ऑर्बिटल आप खींच सकते हैं। खासकर आपके एग्जाम में कार्बन ही पूछा जाता है, इसलिए हम लोग कार्बन पर एक्सप्लेन किए। ठीक है, यह है आपका P2 का कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद दूसरा क्या होता है, अभी आपने कहा, हमने पढ़ा कि D ऑर्बिटल में क्या होता है, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो अगर हम D2 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, फिर डालिए फॉर D2 कॉन्फ़िगरेशन, D2 कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको याद होगा कि D2 कॉन्फ़िगरेशन में भी हमने तुरंत थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि टोटल क्या होते हैं, 5 भागों में इलेक्ट्रॉन टूटता है। अगर मान लीजिए हमारे पास D2, मान लीजिए कि हम लोग V3 प्लस के वेनेडियम 3 प्लस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर वेनेडियम 3 प्लस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको याद होगा कि ये 3 भाग में टूटेगा, S1, P3, D1, F3 और G1। 5 भाग में ऑर्बिटल टूटता है। पिछले लिखवाए हमने कहा भी था कि आगे इसका यूज है, आ गया इसका यूज। अब ये 5 भाग में जब डिजनरेटिव इलेक्ट्रॉन टूटेगा, अब इसके बाद खेल शुरू होती है अरेंजिंग करने का। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले आप 1 वाले को छांट के बाहर निकालो। तो 1 वाले के बाहर निकालोगे तो S1, D1 और G1। ठीक, अब आप बताओ कि तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा। फिर रूल लगाओ, क्योंकि S की वैल्यू क्या है, सब में 0 है, और L की वैल्यू यहां पर कितना है, S की वैल्यू 0 है, तभी तो मल्टीप्लिसिटी सबका 1 है। 2S + 1 मतलब 2 × 0 + 1, तभी तो यहां पे सबकी मल्टीप्लिसिटी कितना है, 1 है। अब L की वैल्यू क्या हो रही है, सबकी डिफर हो रही है। यहां L की वैल्यू क्या है, लो L की वैल्यू यहां पर 0 है, यहां पे क्या है 2 है, और यहां पर कितना है भाई, L की वैल्यू 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F, 4 के लिए G। तो यहां पे D है तो D के लिए 2, G के लिए कितना है हमारे पास 4। अब बताओ L की वैल्यू बढ़ रहा है तो एनर्जी की वैल्यू क्या करेगा, जिसका L की वैल्यू मैक्सिमम, एनर्जी की वैल्यू मिनिमम, कब, जब S की वैल्यू समान हो तब। तो ऐसी स्थिति में जब S की वैल्यू सेम है तो सबसे ज्यादा मल्टीप्लिसिटी किसका होगा, S का, फिर उसके बाद D का, और फिर उसके बाद G का। क्यों, क्योंकि L की वैल्यू जिसका, अगर S की वैल्यू सेम है, हमेशा दिमाग में कंसेप्ट याद रखना, S की वैल्यू अगर सेम है तो L की वैल्यू क्या करेगा, जैसे जैसे L की वैल्यू बढ़ेगा एनर्जी की वैल्यू घटेगा। ठीक है, तो यहां से आ गया 0 2 4, यानी कि S1, D और G मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद अब बात आती है P3 और F3 का। ठीक है, अब खेल आ गई P3 और F3 का। अब इसमें दोनों में पहले ये बताओ कौन, क्योंकि अब यहां पर ms = कितना है 1, तभी तो मल्टीप्लिसिटी है 2s + 1 × 2 × 1 + 1 यानी कि 3। ठीक है, तो अब यहां पे दोनों में ms = हो गया 1। अब बताओ ml = कितना होगा, p है तो p के लिए क्या है 1, और f के लिए क्या है 3। ठीक, तो यहां पे मल्टीप्लिसिटी किसकी 3। अब बात आती है यहां पे दोनों में किसकी बड़ी होगी, तो यहां 1 है और ये 3 है, तो 1 क्या है बड़ा, L की वैल्यू कम है, तो ऐसी स्थिति में इसकी स्पेसिफिसिटी क्या होगी, बड़ी इसकी स्पेसिफिसिटी बड़ी होनी चाहिए और इसकी स्पेसिफिसिटी क्या होनी, छोटी होनी चाहिए। लेकिन यहां पे क्या होता है,
कि जैसे ही हमारे पास एनर्जी की वैल्यू हम लोग देंगे तो यहां पे क्या होगा, ये बड़ा होगा और ये छोटा हो गया। ठीक है, मतलब कि यहां पर m की वैल्यू छोटी है तो एनर्जी क्या होगी, बड़ी होगी, एनर्जी बड़ी होगी। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से ये पढ़े उस तरह से यहां सीख लिए। अब मतलब ये P3 और F3 में P3 बड़ा हो गया। अब समझो, ये जो P3 होता है ये 3 भाग में टूटता है, आपको भी याद होगा क्या क्या होता है, P23, P13 और P03। आप देखो यहां पर L की वैल्यू सबकी सेम है। अब L की वैल्यू क्या हो गई, सबकी सेम है। जब L की वैल्यू यहां पे सबका सेम हो गया और S की वैल्यू सबका सेम हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, L+1 डिसाइड करेगा कि सबसे ज्यादा किसका एनर्जी, P2 का, P1 का, फिर P0 का। उसी तरह से आप F3 का निकालो। जब आप F3 का निकालोगे तो ये कैसे क्या करता है, अलग अलग खंडों में टूटता है। तो क्या टूटता है ये, F4 3, F3 और F2 3। ठीक है, अब बताओ किसकी बड़ा, तो F4, F3 और F2। तो इस तरह से आप ऑर्बिटल को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। मतलब यहां पे अगर आप एनर्जी को लेंगे, एनर्जी को लेकर अगर ये d² को रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले क्या होगा, 2 भागों में टूटेगा। ठीक है, 2 भाग में टूटा, कौन कौन सा, एक 3 का और एक खंड 2 का। तो पहले टूटा ये 2 भागों में, तो सबसे पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है, S1, फिर उसके बाद D1 और फिर उसके बाद G1। अब ये जो है आगे चलकर 2 भाग में टूटता है। पहला भाग P3 और दूसरा भाग F3। P3 आगे चलकर 3 भाग में टूटता है। कौन कौन से, P23, P13 और P03। F भी आगे चलकर 3 भागों में टूटता है। कौन कौन से, F43, F33 और F23। तो इस तरह से ये है आपका D2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इसको कह सकते हैं हम लोग स्प्लिटिंग टर्म ऑफ D2 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आप ये आपका वेनेडियम 3+ का क्या है, स्प्लिटिंग टर्म कॉन्फ़िगरेशन है। बहुत आसान कंसेप्ट है, अगर आपको एक बार कंसेप्ट दिमाग में आ गया ना तो आप इसको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। और आपको बता दें ये चीजें आपके लिए बिल्कुल नया है, आप कभी इसको नहीं देखे थे। ठीक है, तो हमें उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्प्लिटिंग आप यहां पर क्या करेंगे, कर लेंगे बैठकर, घर पे बैठकर आप क्या करिएगा, करते रहिएगा। जो भी आपके पास कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, आप घर पर मान लीजिए कि हमारे पास अगर D1 है, D1 कॉन्फ़िगरेशन होता है या D1 है तो उसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगा, D2 होगा। यहां पर D1 है तो ग्राउंड स्टेट होगा D2। तो ये किसके लिए होता है, टिटेनियम 3+। ये आपका, चलो हम एक चार्ट बना देते हैं छोटा सा। ये आपका यहां पर लिख लो कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर लिख लो ग्राउंड स्टेट, या आप इसको मिटा देते हैं, एक छोटा सा चार्ट बना देते हैं ताकि आप घर पर इसको जब भी आप करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। तो अगर मान लीजिए कि यहां पर आपको दे दें हम कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर आपको दे दें ग्राउंड स्टेट टर्म, ठीक है, और यहां पर आपको मान लीजिए देते हैं एग्जाम्पल। ठीक, तो सपोज करिए कि हमारे पास लाइन से हम आपको इलेक्ट्रॉन देते हैं, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। ठीक है, तो यहां पे जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो होता है आपका सबसे बड़ा चीज D2, F3, D के बाद F, ठीक है, F4, उसके बाद आता है D5, S6, D5, F4, D3, D2 और S1। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और आप एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना, D2 F3 F4 D5 S6 D5 F4, यहां से आ गया F4, F4 के बाद आ गया आपका D3 D2 1S, ठीक है। अब इसके बाद एग्जाम्पल लिख लो यहां पर, टाइटेनियम 3+, वैनेडियम 3+, क्रोमियम 3+, क्रोमियम 2+, मैग्नीज 2+, फेरस 3+, कोबाल्ट 2+, निकेल 2+, कॉपर 2+ और कॉपर प्लस। आप इसके एग्जाम्पल याद रखना, ऐसा आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, पर आप घर पे बैठे रहेंगे तो कुछ आपको करना रहेगा, तो आप सोचे कि आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका यहां से खत्म हो गया, ठीक। हम अगले क्लास में जो सीखेंगे वो होगा, इसी को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा मेथड होता है, इसको लोग कहते हैं माइक्रोस्टोम। जो आपका अगला कंट्रोल होगा माइक्रो स्टेट क्या होता है, माइक्रो स्टेट में आपका फैक्टोरियल कंसेप्ट सीखना है, तो माइक्रो स्टेट के कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। जहां पर आपको माइक्रो स्टेट के बारे में जानना होगा, और उसमें ऑर्बिटल में आप ये डिसाइड करेंगे कि माइक्रो स्टेट के आधार से हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, ऑर्बिटल को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। चलिए हम मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। अगले क्लास में आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।